अस्सलाम वालेकुम जी। तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए जी। सवाल यह है कि 23 ग्राम सोडियम एंड 238 ग्राम यूरेनियम के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि आपके पास जो एटम्स की तादाद होती है ना, वो डिपेंड करती है मोल्स पे। एक मोल में हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 6.02 10 की पावर 23 हुआ करते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है, ये 23 ग्राम जो सोडियम गिवन है, ये 23 ग्राम सोडियम कितने मोल्स के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि सोडियम जो आपके पास होता है, इसका जो मोलर मैस होता है वो होता है 23। तो मोलर मैस का मतलब एक मोल का मैस, तो 23 ग्राम का मतलब हो गया आपके पास सोडियम का एक मोल है वो, क्योंकि जो मोलर मैस होता है वही वो एक मोल के उसका इक्वल होता है, वही मोल का मैस बन जाता है आपके पास। तो 23 ग्राम का मतलब एक मोल सोडियम है आपका। हम जानते हैं कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, मतलब कि 23 ग्राम लिख लो या एक मोल सोडियम कह दो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद होती है 6.02 10 की पावर 23। अब देखते हैं यूरेनियम का। हम जानते हैं यूरेनियम का जो आपके पास एटॉमिक मैस होता है वो आपके पास होता है 283 इसका एटॉमिक मैस, और कह दो या मोलर मैस कह दो, मोल का मैस है, तो इस ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। अब 1 मोल में जो एटम्स की तादाद होती है वो बता चुका हूं, 6.02 10 की पावर 23 होती है। अब दोनों के केसेस में आपके पास क्या हो चुका है, नंबर ऑफ एटम्स की तादाद इक्वल हो चुकी है। उसने भी यही पूछा है कि स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है। तो सिंपल पहले ये लाइन लिखो कि मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम पर मोल होता है, जो कि एक मोल के इक्वल होता है, जो जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 10 की पावर 23। वैसे ही उसके बाद मोलर मैस ऑफ यूरेनियम लिखो, वो 238 होता है, आगे लिखोगे 1 मोल के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है 6.02 10 की पावर 23। नीचे लिख दो कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होता है। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम ये होता है 6.02 10 की पावर 23, जिसको Na से भी लिखा जाता है। सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो चुकी है, सही हो गया। नेक्स्ट पे आओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन 9 का पार्ट बी। पार्ट बी में वो कहता है कि मैग्नीशियम एटम, एक मैग्नीशियम एटम ट्वाइस हैवी होता है एक कार्बन एटम की निस्बत। जी इसको देखते हैं अब हम। एक मैग्नीशियम का जो मोलर मैस आपके पास होता है वो होता है 24 होता है आपके पास एक मैग्नीशियम का मोलर मैस, मतलब ये एक मोल के इक्वल है, मतलब ये आपके पास 6.02 10 की पावर 23 एटम्स है। एक कार्बन का जो मोलर मैस होता है वो होता है 12 का मतलब कि मोलर मैस ऑफ कार्बन 12 हो गया, जो कि एक मोल के इक्वल है, जिसमें इतने एटम्स हो जाएंगे 6.02 10 की पावर 23। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद इक्वल है, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल हैं आपके पास। लेकिन मैसेस की बात की जाए तो आपके पास कार्बन का मैस है वो हाफ है किसके निस्बत, मैग्नीशियम की निस्बत, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम का मैस डबल है एक कार्बन की निस्बत। एक मैग्नीशियम एक कार्बन से डबल मैस रखता है। तो मैस ऑफ 1 मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवी देन मैस ऑफ 1 कार्बन। ये मैस यहाँ पे मोलर मैस की बात उसने की है। बात पिक हो गई आपको। नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज पार्ट सी देखिएगा। इसमें उसने पूछा हुआ है कि 180 ग्राम ग्लूकोज का एंड 342 ग्राम सुक्रोज के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बता चुका हूं, मोल्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं हम, सही हो गया। मॉलिक्यूल्स की तादाद मोल्स पे डिपेंड करती है। 180 ग्राम ग्लूकोज के देख लेते हैं 1 मोल के इक्वल है, निकाल लेते हैं इसको। देखो 6C6H12O6, ये आपके पास होता है एक ग्लूकोज। यहाँ पे इसको लिखता हूं मैं, बल्कि इसको यहाँ से इरेज करते हैं एंड इसको ऊपर लिखते हैं। ये मुकम्मल डिटेल में मैंने आंसर लिख दिया है, अभी ये समझाता भी हूं। हम जानते हैं ग्लूकोज आपके पास होता है C6H12O6। एक कार्बन का मोलर मैस होता है 12, 6 कार्बन से मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 12 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 6 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई बाय 6। इनको मल्टीप्लाई किया प्लस करते जो इसका जो आपके पास मोलर मैस आता है वो आता है 180 ग्राम पर मोल। तो 180 ग्राम का मतलब ये उसका मोलर मैस गिवन है, मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल के इक्वल है, जिसमें आपके पास 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के। उसने कहा कि इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, लेकिन एटम्स की तादाद डिफरेंट है।
देखते हैं। एटम्स का मतलब कार्बन देखो यहाँ पे है 6, हाइड्रोजन है यहाँ पे 12, ऑक्सीजन है यहाँ पे 6। टोटल एटम्स की तादाद देखी जाए वो आपके पास बनती है 24। तो इतने मैस में एक मोल है, इतने मॉलिक्यूल्स है, एटम्स की तादाद कितनी है 24। 24 एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपके पास टोटल एटम्स की अब तादाद आ जाएगी एक मोल ग्लूकोज में। वैसे ही सुक्रोज का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है C12H22O11। जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हो, एक कार्बन का 12, टोटल कार्बन हैं कितनी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, टोटल H हैं कितने 22 मल्टीप्लाई बाय 22, एक ऑक्सीजन का 16, टोटल ऑक्सीजन हैं कितनी 11। इन सब को जो मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो अब आपके पास जो मोलर मास निकल के आया वो आया 342 ग्राम पर मोल। मतलब कि 342 ग्राम है तो 342 ही मोलर मास है उसका। 342 ग्राम सुक्रोज का मतलब 1 मोल के इक्वल है, क्योंकि इसका मोलर मास हमने निकाल लिया है 342 है। जिसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद देखो 6.02 10 की पावर 23 ही है। अब इसमें एटम्स की तादाद देखो, टोटल कार्बन कितनी है 12, टोटल H कितना है 22, टोटल ऑक्सीजन कितनी है 11। इनको प्लस कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है 45। तो टोटल एटम्स की तादाद इसमें 45 है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद डिपेंड करती है मोल्स के ऊपर। मोल्स डिपेंड करते हैं कि उस कंपाउंड का या एलिमेंट का मोलर मास कितना है। तो इस दोनों केस में देखो तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम आई है, क्योंकि इस केस में मोल्स की तादाद सेम थी, लेकिन एटम्स की तादाद उसमें नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है। ग्लूकोज के केस में 24 एटम्स थे तो हम 24 लेके चलेंगे। सुक्रोज के केस में आपके पास टोटल 45 एटम्स थे तो 45 लेके चलेंगे। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो चुकी है कि इन दोनों में इतने मैसेज जब इनके होंगे, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स की तादाद डिफरेंट है। नीचे वही लिखा हुआ है मैंने कि मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है लेकिन एटम्स की तादाद डिफरेंट है। इसी को ही मैंने नीचे जस्टिफाई किया हुआ, एक दफा रीड कर लीजिएगा। मोस्ट इन सिंपल वे में इसको मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद डिपेंड करती है उसके मोल्स पे, मोल डिपेंड करता है उसके मोलर मास पे, जबकि एटम्स की तादाद डिपेंड करती है कि उस मॉलिक्यूल में या उस एलिमेंट में या उस कंपाउंड में आपके पास एटम हैं कितने। बात पिक होगी। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज पार्ट डी। इसमें का इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है कि 4.9 ग्राम H2SO4 जब कंप्लीटली आयोनाइज करता है वाटर में तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देता है, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड चार्ज आयन ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन की निस्बत देख लेते हैं। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज करता है पानी में तो आपके पास देखो, आपके पास 2 H बनते हैं, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज अलहदा होते हैं, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज अलहदा होता है। इसके मोल्स निकाल लो तो आपके पास उसने कहा कि 4.9 ग्राम है। तो हम जानते हैं कि H2SO4 का जो मोलर मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होगी आपके पास 1 तो 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 2, एक सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल ऑक्सीजन की तादाद 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, इसको प्लस कर दो, ये आपके पास बनता है 98 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है या एक मोल का मास है। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। अब उसने मास दिया कितना बाय 4.9। अब 4.9 में देखते हैं कि मोल्स कितने हैं। हम जानते हैं कि एक मोल का जो मास आता है वो आपके पास आता है 98, हम निकाल चुके हैं 98 ग्राम। एक मोल में 98 ग्राम होते हैं। अब उसने हम ये देखना चाहते हैं 4.9 ग्राम में कितने मोल्स हैं। तो ये देखो 98 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, तो 4.9 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो जाएंगे। इस 1 को वैसे लिखो, डिवाइड कर दो 98 पे, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है उस पे डिवाइड करते होते हैं, जिसमें फाइंड करना उससे आके मल्टीप्लाई कर देते होते हैं आपके पास। ये आपके पास इज इक्वल टू आ जाता है 0.05 मोल्स। वो ये पूछना चाहता है कि 98 ग्राम या 1 मोल की बजाय जब हम 4.9 ग्राम लें, तो मैंने इस 4.9 ग्राम के मोल भी निकाल दिया, वो 0.05 मोल आते हैं। वो कहते हैं 0.05 मोल्स में जो नंबर
ऑफ पॉजिटिव चार्ज आइंस है वो उनका नंबर ट्वाइस होता है नेगेटिव चार्ज आइंस की निस्बत। देख लेते हैं, 1 मोल H2SO4 जो कि 98 ग्राम के भी इक्वल होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज आयन जब ये डिकम्पोज करता है, ये डिकम्पोज मैंने यहां पे किया हुआ है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आइंस है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखो एक H पे एक चार्ज आ गया, 2 H हैं तो चार्जेस कितने आ जाएंगे 2। एक ये मुकम्मल एक नेगेटिव आयन है, इससे चार्ज देखो कितने आपके पास -2 है तो लिखोगे 2। अच्छा पॉजिटिव आयंस कितने हैं इसमें, ये पॉजिटिव आयंस है H पॉजिटिव कितने आपके पास, यहां पे आयंस की तादाद हमेशा उसके साथ लिखी जाती है, तो पॉजिटिव आयंस आपके पास 2 है। नेगेटिव आयंस तो आयंस की तादाद हमेशा साथ लिखी जाती है, इसके साथ देखो 1 लिखा हुआ है, ना लिखा हो तो हम 1 ही कंसीडर करते हैं। तो 1 मोल में जो ये 1 मोल इसका डिकम्पोज हुआ है, तो 1 मोल में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस, हमने चार्ज का हमेशा ऊपर लिखा जाता है, उसके यहाँ पे चार्ज लिखा जाएगा, तो 1 H का +1, 2 H का +2, आयंस की तादाद हमेशा उसके साथ लिखी जाती है। तो इस केस में देखो तो 1 मोल में पॉजिटिव चार्ज 2 है, नेगेटिव चार्ज भी 2 है, पॉजिटिव आयंस 2 है, लेकिन नेगेटिव आयंस 1 है, आयंस की तादाद हमेशा उसके साथ लिखी जाती है। अब 0.05 मोल्स में या 4.9 ग्राम में हमने फाइंड करना है, तो सिंपल, जितने पॉजिटिव चार्ज 1 मोल में आए हैं और जितने मोल्स में आपने फाइंड करना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल में पॉजिटिव चार्ज 2 थे, आपने 0.05 मोल्स में फाइंड करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से, तो आपके पास 0.1 आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 को 0.05 से 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 आ जाता है। और यहाँ पे 1 को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 आता है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे देखो स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है 4.9 ग्राम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आइंस ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आइंस की निस्बत, मतलब उसने इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है, इन दोनों को मैंने चारों ही लिख दिए ताकि ये पूछ ले तो आपको पता हो। अब पॉजिटिव आइंस की तादाद, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस देखो तो आपके पास 0.05 मोल्स में या 4.9 ग्राम कह लो, एक ही बात है। इसमें पॉजिटिव आइंस आपके पास 0.1 है मोल्स एंड नेगेटिव आइंस 0.05 है। 0.1 डबल, 0.05 डबल होता है 0.1 के, तो नेगेटिव आइंस हाफ हो गए एंड पॉजिटिव आइंस की तादाद डबल हो गई नेगेटिव आइंस की निस्बत। बात पिक हो गई। तो नेगेटिव आयंस की तादाद आपके पास, नेगेटिव चार्ज आयंस की तादाद हाफ है, पॉजिटिव आयंस की तादाद यहाँ पे डबल है। वैसे ही 1 मोल में भी देखो तो यही है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हाफ है, पॉजिटिव आयंस डबल है। समझ आ गई ये बात जी। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 9 का पार्ट ई पे आइएगा, इस स्टेटमेंट को समझिएगा। उसने बोला है कि आपके पास 1 मिलीग्राम K2CrO4 के अंदर थ्राइस नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं, देन फॉर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जब इसको आयोनाइज किया जाए वाटर में। K2CrO4 जब पानी में आयोनाइज होता है, वाटर में जब ये आयोनाइज होता है, जब इसके आयोनाइजेशन के बाद जो इसमें पॉजिटिव आयंस निकलते हैं वो आपके पास आते हैं 2K पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो आपके पास आते हैं वो है CrO4-2। ये मुकम्मल एक नेगेटिव आयन है आपके पास, इस पे चार्ज कितना है -2। ये एक फार्मूला यूनिट है। आयंस के केस में हमेशा क्या लिखते हैं हम, उसको फार्मूला यूनिट लिखते होते हैं। जब एक फार्मूला यूनिट आपका K2CrO4 का आयोनाइज होता है वाटर में, तो ये 2 आयंस देता है पॉजिटिव एंड 1 आयन देता है नेगेटिव। ये आयंस की तादाद हमेशा उसके साथ लिखी जाती है। ये आयन है ना, इसके साथ ये 1 है, ये आयन है पॉजिटिव आयन है, इसके साथ ये 2, ये आयंस की तादाद है, इसके साथ लिखी जाती है। इसका मोलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक पोटेशियम का होता है 39, टोटल पोटेशियम है 2, प्लस कर तो एक Cr क्रोमियम का होता है 52, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन से इनको मल्टीप्लाई किया प्लस किया, आपके पास आंसर आ गया 194। अब उसने कहा है कि 1 मिलीग्राम ये 1 मोल का इतना मैस है। अब उसने मैथ दिया हुआ है कि 1 मिलीग्राम में, बताओ तो हमेशा मैथ को सबसे पहले लेके जाओगे आप मोल्स में। 1 मिलीग्राम का मतलब कि 0.01 ग्राम। 1 मिलीग्राम को जब हम देखते हैं तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम, वह इसका यूं भी लिखा जा सकता है 0.01 ग्राम। तो 0.01 ग्राम के कितने मोल्स बनते हैं, तो सिंपल है, मैथ्स को हमेशा डिवाइड किया जाता है उसके मोलर मैथ्स पे, तो मोल्स निकल आते हैं। आपके पास 0.01 मैथ्स गिवन है, मोलर मैथ्स हम निकाल चुके हैं 194, अब इसका मोल्स आ चुके हैं 5 × 10 की पावर -6।
अब उसने बोला है कि इतने में बताओगे कि आपके पास जो फॉर्मूला यूनिट है उसकी निस्बत ट्राइस आइंस आता है। देख लेते हैं। एक मोल या 194 ग्राम K2CrO4 जब ये आयोनाइज हुआ था, ये 1 मोल या 194 ग्राम जब ये आयोनाइज हुआ था, टोटल आइंस की तादाद के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस टोटल कितने थे? तो पॉजिटिव आइंस टोटल तादाद हमेशा आइंस की यहां लिखी जाती है उसके साथ। तो आइंस पॉजिटिव आइंस टोटल 2 थे, नेगेटिव आइंस टोटल 1 थे, तो टोटल आइंस की तादाद 2 + 1 कितनी हो गई है? 3। तो टोटल आइंस की तादाद यहां पे कितनी हो चुकी है? 3। 2 + 1 = 3। ये टोटल आइंस की तादाद है। वैसे ही जब इतने मोल्स आयोनाइज होते हैं तो आप देख लो, अब आपके पास इस एक मोल जब आयोनाइज हुआ था तो आपके पास 2 पॉजिटिव आयंस थे। जब इतने मोल्स आयोनाइज होंगे, आप कितने आयन होंगे? सिंपल, जो एक में आपके पास आयन आए थे उसको मल्टीप्लाई कर दो जिसमें फाइंड करना, जैसे लास्ट पे भी हमने किया था। तो इसका जो आंसर आता है 1 × 10⁻⁵ एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है आपके पास 5 × 10⁻⁶। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब आप प्लस करते हो, मल्टीप्लाई किया प्लस हमने इसको प्लस कर दिया, तो आपका जो आंसर आता है ना, वो आंसर आपको ये बताता है कि एक फार्मूला यूनिट की निस्बत आपके पास जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की तादाद आती है वो थ्राइस आती है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट से ही आप निकाल लेते हैं। यहाँ पे जाने की ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा किया है ताकि आपको मजीद समझ आ सके, क्योंकि उसने 1 मिलीग्राम में पूछा हुआ था। तो जो 1 ग्राम में आंसर, जो 1 मोल में आंसर है या 194 में आंसर है, वही तो आपके पास इतने मोल में आंसर आएगा। इसको प्लस करके चाहे देख लो, ये थ्राइस ही आएगा, इसका आंसर 3 ही आपके पास बनेगा। सही हो गया। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 का पार्ट ई। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 का पार्ट एफ। देखो, उसने बोला है कि 2 ग्राम आपके पास है H2, 16 ग्राम आपके पास है CH4 मीथेन, 44 ग्राम आपके पास है CO2 ऑक्युपाई करते हैं सेपरेटली वॉल्यूम 22.414 dm³ का। ऑल्दो उनका साइज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 गैसेस का बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम सेम है। कहते हैं इन 3 गैसेस का वॉल्यूम तो सेम आता है लेकिन इनका मास तो साइज तो डिफरेंट है, इसकी क्या वजह? तो 2 ग्राम H2 का मतलब कि 22.414 dm³, मतलब कि एक मोल में हमेशा, एक मोल का हमेशा जो वॉल्यूम आता है वो 22.414 dm³ ही आता है गैस का। 16 ग्राम का मतलब भी 1 मोल है, तो इसका मतलब इसका भी इतना वॉल्यूम आएगा। 44 ग्राम CO2 का मतलब भी 1 मोल, मोल का मतलब मोलर मास। CO2 के गैस में देखो, एक कार्बन का आपके पास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16, तो टोटल ऑक्सीजन है आपके पास 2, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस किया, आंसर आ गया 44। ये एक मोल का मैस है, तो एक मोल का मैस आपके पास आ गया 44। एक मोल में आपका वॉल्यूम कितना होता है? 22.414। तो तीनों के देखो एक मोल्स थे, इसलिए इन्होंने वॉल्यूम भी इक्वल ऑक्युपाई किया। तो साइज एंड मैस वॉल्यूम को अफेक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नहीं करता होता है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड हो जाए ना, तब आपके पास साइज एंड वॉल्यूम उस गैस का उस अफेक्ट नहीं करता होता है वॉल्यूम को। ये लाइन लिखोगे। दूसरी लाइन लिखोगे कि 2 गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जब 2 गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह इनक्लोज किया जाए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है ना, उसके 300 टाइम्स का होता है। तो 300 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस होते हैं। मोलर वॉल्यूम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिफरेंट गैसेस के सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि उनका साइज एंड मास वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता होता है। ये मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है आपके पास कि एक मोल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। कोई भी गैस आ जाए, मोल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा। तो ये था क्वेश्चन 9 का पार्ट एफ। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो कुछ सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।